ओके हाँ देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्सलेशन फाइंड किया दोनों का, ए और बी, और अगर मेरा केटी बहुत छोटा हुआ तो एक्सलेशन ऑफ ए निगेटिव आ जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि दोनों सिस्टम बन जाएगा, और सिस्टम बन जाएगा तो दोनों साथ साथ मूव करेगा। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए ऐसा था, दोनों का एक्सलेशन अलग अलग दे रखा है। ये पॉसिबल है क्या ग्राफ? ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए खत्म हो गया। अच्छा अब उसके बाद मान लो कि अभी मेरा केटी धीरे धीरे बढ़ा, और एक ऐसा टाइम आया बढ़ते बढ़ते जब मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर हो गया कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटली मूव करेंगे, हाँ या ना? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ए का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या बी का? बाद में बी का तो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो हाँ तो एट एवरी इंस्टेंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी का एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू ए, है ना? यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A2 विल बी लेस देन और इक्वल टू A1, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लगेगा, ठीक है, ये देखो ये नीचे वाले बी वाले को देखो, अगर इस पर मैक्सिमम लगने लगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ मैक्स बाई एम बी। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है क्या बी का? इससे ज्यादा एक्सेलरेशन बी का पॉसिबल है? नो सर। नहीं। इसका मतलब जो बी का ग्राफ होना है वो पहले कुछ इंक्रीज करेगा, बी के लिए मैं बना रहा हूं, यहां तक दोनों सिस्टम में मूव किया, अब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा और बी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, राइट? यस सर। ओके तो अपना ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, डी कैंसिल हो गया यहाँ से, ए और डी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी। A1 पे बात करो, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा था तो यहाँ पर एफ मैक्स लग रहा है, यहाँ पर आगे फोर्स के टी लग रहा है, और उस इंस्टेंट पे दोनों साथ साथ मूव कर रहा होगा सेम एक्सेलरेशन से, तो के टी माइनस एफ मैक्स बाई एम ए इसका एक्सेलरेशन होगा, राइट? यस सर। अच्छा अब मैंने टाइम को बढ़ाया, ठीक है, अब एफ मैक्स कॉन्स्टेंट हो चुका है, तो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। तो बढ़ेगा। तो अगेन हम लोग को यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ग्राफ को किसके बीच में है, प्लॉटिंग टाइम द एक्सेलरेशन। अच्छा तो ऑप्शन बी और सी दोनों में बढ़ रहा है एक्सेलरेशन का, लेकिन ऑप्शन सी में स्टीपर बढ़ रहा है और ऑप्शन बी में सेम रेट से बढ़ रहा है, कौन सा होगा, स्टीपर बढ़ेगा या सेम रेट से बढ़ेगा? ऑप्शन बी ऐसा है A1 का के लिए ऑप्शन बी, और ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन बी ऐसा नहीं है, ऑप्शन सी में जो है A1 के लिए ऐसा है, ऐसा A1 ऑप्शन सी, और ऑप्शन बी में A1 के लिए यही लाइन कंटिन्यू कर दिया है, कौन सा होगा, बी या सी? स्टीपर कैसे डिटरमाइन करेंगे? स्टीपर मतलब स्लोप ज्यादा है, ये देखो इसका स्लोप ज्यादा है ना ये वाले का कंपेयर टू ब्लू वाला लाइन। सर सी वाला है ना। आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही टाइम ब्लॉक बढ़ रहा अलग है। हुआ, नहीं तो एक्सेलरेशन तो बढ़ेगा उससे, लेकिन ज्यादा रेट से बढ़ेगा, क्योंकि अभी नीचे में एम ए आया है, पहले नीचे में एम ए प्लस एम बी था, पहले पहले एक्सेलरेशन क्या था, के टी अपॉन एम ए प्लस एम बी था, राइट? जब दोनों साथ साथ मूव कर रहा था, तो इसका स्लोप ये था, इसका ये वाला स्लोप था के अपॉन एम ए प्लस एम बी, लेकिन अभी स्लोप क्या बन रहा है, के अपॉन एम ए बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? नहीं, रुक जा फिर से।
तो एफ अब एक काम करता है, लेट्स से एफ मैक्स अपना बहुत कम है कंपेयर टू केटी, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को तुम ऐसा लिख सकते हो केटी अपॉन एम बी। तो देखो ए इसका स्लोप क्या है, के अपॉन एम ए, और इसका स्लोप क्या है, के अपॉन एम ए प्लस एम बी। हाँ, फ्रिक्शन को मैं बहुत बहुत कम मान रहा हूँ, लेट्स से एफ मैक्स काफी छोटा है कंपेयर टू केटी, तो मैं उसको 0 मान लिया हूँ अप्रॉक्स, ताकि अपना मैथ्स वाला देखने में आसान रहे। अगर तुम मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से तुमको उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है कि कौन ज्यादा है, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप जो है दैट इज के अपॉन एम ए, और यहाँ पर स्लोप है के अपॉन एम ए प्लस एम बी। कौन वाला क्वांटिटी ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, के अपॉन एम ए, तो स्लोप मेरा बढ़ जाएगा उसके बाद। सर उसमें तो टाइम भी बढ़ रहा है ना सर, हाँ, टाइम कांस्टेंट है। नहीं टाइम बढ़ रहा है ना, तो टाइम तो ये वाला एक्सिस है ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तुम्हारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, देखो। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ओके सर, मतलब सर एम बी नीचे से हट गए इसीलिए उस ब्लॉक को ज्यादा एक्सेलरेशन मिला। हाँ, एम बी हट गया नीचे से डिनोमिनेटर में से। ओके सर। उसके क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग, हाँ प्रथम, स्टैटिक से काइनेटिक होगा नहीं, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम भी मानूं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। फिर वो एक मतलब जैसे, हाँ, तो मे भी हो सकता है कि वहां पे स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तुम ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्लास में डिस्कस किया था। मतलब काइंड ऑफ। अच्छा, एक और किसी का डाउट था ना? क्या डाउट था, कौन सा क्वेश्चन डाउट था? ट्वेल्थ था क्या तुम्हारा डाउट? एक और किसी का डाउट था ना, क्वेश्चन 5, प्रथमेश। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। सर 12 का तो नन ऑफ दिस था, वो मतलब सर वो तो थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर निकल गए थे, पर आंसर ही नहीं थी उसमें, तो अच्छा, फिर आग बंद करके लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कितने लोग का सॉल्व होगा? नहीं, चलो देखो 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 कितना इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन ऐसे देखने में डरावना सा था, और कुछ नहीं था। वही सर, देखने में डरावना था वो पता है। देखो यहाँ पर हमने एक ग्लास रखा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? ये ग्लास रखा, और मुझे दिया हुआ है कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है, और ये ब्लू वाला जो है वो मेरा क्लॉथ है। अब मैंने क्लॉथ को खींचा, तो क्लॉथ को खींचा, तो लेट्स से मैंने क्लॉथ को T1 को, तुमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि हम लोग मिनिमम कितना टाइम, एक मिनट, डिटरमाइन द मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम कितना टाइम में हम लोग क्लॉथ को खींच सकते हैं सो दैट ग्लास नीचे नहीं गिरे, और ग्लास मतलब टेबल, यहाँ तक टेबल है, टेबल से नीचे ना गिरे। और मुझे ये स्टेटमेंट ये भी दिया हुआ है कि म्यू इज 0.5, इस दोनों के भी बीच में म्यू 0.5 है, और ग्लास और टेबल के बीच का भी म्यू 0.5 है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मुझे। अच्छा, सबसे पहले सोचो, मैंने क्लॉथ को खींचा, स्टेप बाय स्टेप क्लॉथ को खींचा, तो ग्लास पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्लॉथ को मान लो मैंने इधर खींचा, तो ग्लास पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट साइड। क्यों? ग्लास पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्लॉथ को मैं लेफ्ट में खींचा सर तो लेफ्ट में, लेफ्ट पे, लेफ्ट में, में और कितना फ्रिक्शन लगेगा? मान लो इसका मास m है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू mg।
और कोई फोर्स इस पर एग्जिस्ट कर रहा है क्या ग्लास पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं, तो मैं एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ म्यू जी। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, दैट इज म्यू जी। तो ग्लास का इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा म्यू जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर लेकिन No, वो sir. रेस्ट पे है फ्रिक्शन ना। का एक बार वापस बताओ। जिससे मैंने क्लॉथ को खींचा ना, तो क्लॉथ क्या करो तुम, टेबल डाइनिंग अपने तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल होगा ना, उसका क्लॉथ एक बार खींच के देखना प्रथमेश क्या होता है। ओके सर। सर लेकिन क्वेश्चन में सर तो पर रेस्ट में अगर रहने ऐसे बोला है। खींचा तो फिर सर वो गिर जाता है। हाँ, सामान सब गिर जाता है। वो सामान को गिराता है, कौन सा फोर्स लगता है उस सामान पे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको आगे गिराएगा। जिधर तुम खींचोगे उधर गिरेगा तुम्हारा सामान, या उसके अपोजिट Yes, गिरेगा? बस सर उसके ऑपोजिट तो नहीं गिरा था। हाँ, तो तुम्हारी साइड मतलब गिरेगा जिधर तुम फोर्स लगाओगे। इसका मतलब हाँ, सर। फ्रिक्शन भी उस ऑब्जेक्ट पे उसी साइड लगा होगा, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं सर उस पे। पर अगर हम ऐसे प्रैक्टिकल देखने लगे तो सर फिर वो एप्लीकेशन कैसे होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है ना सर फ्रिक्शन तो। हाँ, तो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। देखो, तुम इस क्लॉथ को सोचो, तो क्लॉथ का वेलोसिटी इधर है, राइट? यस सर। तो क्लॉथ पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो ग्लास पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। ओके सर, ओके समझ गए सर। ठीक ग्लास है। का, हाँ सर। हाँ प्रणव, तुम्हारा क्या डाउट था? सर क्वेश्चन में तो रेस्ट पे रहना है करके बोला है ना। हाँ, फाइनली जो क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा है, मैं तुमको पहले सिचुएशन भी बता दूं कि क्या क्या होने वाला है। कि यहाँ पर क्लॉथ है, तो जब तुम क्लॉथ खींचोगे तब तक ये जो ग्लास है ये इधर एक्सलेट करेगा, और मान लो जब तक ग्लास यहाँ पहुंचा कुछ डिस्टेंस आगे, तब तक ये क्लॉथ नीचे से निकल गया। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्लॉथ हट गया, अब ग्लास टेबल के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब टेबल इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा और ये ग्लास स्लो डाउन होगा और फाइनली यहाँ पर आके रुक जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गया या फिर से? यस सर, सिचुएशन तो आ गया समझ। चलो एक बार मैं सिचुएशन अच्छे से दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये टेबल है, मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ। ये टेबल है, ये क्लॉथ है, ये ग्लास है। अब जब मैं क्लॉथ खींचूंगा ना, तो ग्लास इधर एक्सलेट करेगा, और ग्लास इधर एक्सलेट किया। जब तक ग्लास यहाँ पहुंचा, थोड़ा आगे पहुंचा, इधर से यहाँ पर पहुंचा, तो ग्लास छोटा नहीं हो गया। मतलब जब तक ग्लास यहाँ पहुंचा तब तक क्या हुआ, ये क्लॉथ इसके नीचे से निकल गया, ग्लास के नीचे से निकल गया। तो अभी ये ग्लास एक्सलेट हुआ था, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, राइट प्रणव? यस सर। और अब ये क्लॉथ नहीं है, क्लॉथ निकल गया इसके नीचे से, राइट? यस सर। तो अब क्या होगा? अब ये जो ग्लास है ये मेरा टेबल के कांटेक्ट पे आ गया, यस सर। तो अब इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो टेबल क्या करेगा? फ्रिक्शन। पीछे की तरफ। और मुझे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये नहीं गिरे टेबल पर से, तो वेलोसिटी आगे है, फ्रिक्शन पीछे है, मतलब क्या होगा? ये स्लो डाउन होगा। यस सर। तो स्लो डाउन होते होते मान लो यहाँ पर आके रुक गया, तो अपना काम हो गया, यहाँ पर आके रुक गया, अपना काम बन गया। यस सर। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। यहाँ से यहाँ में मैं केस 1 मान रहा हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ को मैं केस 2 में ट्रीट करूंगा। तो केस 1 में मान लो यहाँ से यहाँ का टाइम t1 है, तो इनिशियल स्पीड क्या था यहाँ पे? 0। केस 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। केस 1 इनिशियल स्पीड वाज 0। फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो म्यू जी होगा, और टाइम मैंने माना t1, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? u प्लस at, और डिस्टेंस मूव जो किया होगा दैट इज हाफ a इंटू t1 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? राइट सर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
अच्छा, अब इसके बाद देखो, इसने इतना डिस्टेंस मूव कर लिया, ये S1 यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुका है, तो केस 2 जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, इनिशियल स्पीड इज म्यू जी T1 और एक्सलेशन क्या होगा, माइनस म्यू जी, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना। जस्ट अ मिनट यार, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा, माइनस म्यू जी। मैं बोल सकता हूँ क्या, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ एक्सलेशन होगा। और लेट्स से यहां से यहाँ का टाइम t2 है, तो टाइम इज t2, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0। तो मैं लिखता हूं v इक्वल टू u प्लस a t, तो यहां से आ जाएगा म्यू जी T1 इक्वल टू म्यू जी T2, और दिस इंप्लाइज T1 इक्वल टू T2। यहां तो कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई डाउट? सर वो ओके, प्रथम तो वेलोसिटी 0 सर होगा ना? हाँ, वेलोसिटी 0 होगा ना, फाइनल वेलोसिटी। हाँ सर, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी वो लगेगी, क्योंकि हाँ पहले केस में वो टॉवेल निकाल दिया तो फिर वही इनिशियल वेलोसिटी लग जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कन्वर्ट होगी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके, अब देखो, मुझे टाइम मिल गया, और मैं डिस्टेंस कैसे लिख सकता हूँ यहाँ के से यहाँ का? डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ क्या, S2 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर मैं वो फॉर्मूला लगा लेता हूँ, S2 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, S2 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है। v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर इज u क्या था, म्यू जी T1, म्यू जी T1 का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू जी माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी कैंसिल, और ये बन जाएगा म्यू जी T1 स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे S1 प्लस S2 कितना पता है, 10। S1 प्लस S2 10 पता है। S1 इज दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 क्या है देखो, म्यू जी T1 स्क्वायर बाई 2, S1 प्लस S2 मुझे पता है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, तो म्यू जी T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस S2 भी आ गया, म्यू जी T1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0.1। हाँ, अब मुझे म्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.5। 0.5, तो ये बन गया म्यू जी बाई 2 कॉमन ले लो, ये बन गया 2T1 स्क्वायर इक्वल टू 0.1, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, 0.5 इंटू 10, तो ये बन गया 5T1 स्क्वायर इक्वल टू 0.1, और दिस इंप्लाइज T1 स्क्वायर इक्वल टू 0.1 अपॉन 5, 5 ही आ रहा है ना। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 अपॉन 5, और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 अपॉन 10, और एक बार 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 अपॉन 100, तो T1 स्क्वायर मिल गया तुमको 2 अपॉन 100, और दिस इंप्लाइज T1 इक्वल टू √2 अपॉन 10 सेकेंड। कैसा था क्वेश्चन?
सर 2 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया फिर आगे? 2 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही मल्टीप्लाई किया ओके सर, ताकि वो उस फॉर्म में बन जाए। ओके सर। हाँ प्रणव, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन किसमें डिफिकल्ट था? लेंदी था थोड़ा सा, कि स्टेप बाय स्टेप तुमको सारी चीज प्रोसीड करना है सही से। सर वही प्रॉब्लम हो रहा था पेपर के वक्त, मतलब सारे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग थे। हाँ, इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार थे। हाँ सर, वो ट्रिकी जो थे ना वो स्टेप्स में अटक रहा था, फिर मैंने छोड़ दिए। तो एक बार वापस से, मतलब वही सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला सॉल्व वापस से ट्राई करो। करूंगा। हाँ हाँ सर, हाँ, जो भी होगा तो फिर बता दूंगा सर, जो भी डाउट वापस आएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग सबसे पहले क्या था कि ग्लास के नीचे मैंने कपड़ा रखा, वो कपड़े को खींचा तो उससे मेरा ग्लास एक्सेलरेट हुआ, कुछ वेलोसिटी पहुंचा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं वो ग्लास में टेबल पे आया और फिर वो जाके रुका। तो मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक किया। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड दोनों 0 है, बीच में कुछ वेलोसिटी होगा। और फिर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर तो बस फॉर्मूला पुट करना था। बाय द वे ये क्वेश्चन मैंने 12th वालों में भी दिया था। आउट ऑफ 140 स्टूडेंट्स ओनली 3 स्टूडेंट का सही था, 3-4 स्टूडेंट का, जब फर्स्ट टाइम दिया था। क्या? वैल्यूज भी सेम। हाँ, वैल्यूज भी सेम। सर अप्रोच तो कर रहा था सर, पर टाइम बहुत कंज्यूमिंग था, और हाँ, आपने तो बोला था जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो छोड़ दो, फिर हाँ, छोड़ वो दिया। ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली नहीं अटेम्प्ट करना था, क्योंकि एक तो पहले क्वेश्चन भी काफी लेंदी दिख रहा है और उसके बाद है भी लेंदी, तुम पढ़ के भी लेंदी लगेगा। तुमको नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अप्रोच करना था, क्वेश्चन नंबर 2 करना था, 3 करना था सॉल्व, 4 करना था, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते थे, 7 थोड़ा ध्यान से, 8 थोड़ा ध्यान से, वो दोनों बाद में। मतलब क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि वो अप्रोच करना है कि नहीं करना है तुरंत में, फिर हो जाएगा। अब तुम्हारा आई थिंक ये वाला पैसेज हो जाएगा आराम से, ये 11 वाला जो पैसेज है। सर 8 हो गया था वो, मतलब मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था, तो फिर लास्ट में वही सॉल्व किया। ओके, 004 व्हेन इज द सीए फॉर दिस मंथ? इस मंथ में सीए अपना नहीं है, इस मंथ में अपना पार्ट टेस्ट है ना, अगले मंथ में सीए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 12, डाउट कौन सा था? 13 5 हो गया। 13 एक बार रेजोनेंस वो जो एलन वाला है वो पूरा सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 2 kg है, ये 3 kg है, म्यू दिया हुआ है 0.2 और ये म्यू है 0.06। In the given figure, the block of mass 2 kg and 3 kg are placed one over the other as one. The surface are rough with coefficient a force of 0.5 t is applied on the upper block. हाँ सर ये तो मतलब सॉल्व तो हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन कैसा दिया समझा नहीं। वो मोशन अकर्स मतलब जब वो फ्रिक्शन ओवरकम करता है वो वाला बताना है कि हो रहा है उसका मोशन हो रहा है उसका। अच्छा, based on the relative, यहाँ क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है? The relative slipping between the block पूछ रहा है ना, तो जब 2 kg और 3 kg के बीच में अलग अलग एक्सेलरेशन है, उस टाइम का बात कर रहा है ये, कितने टाइम पे दोनों के बीच में अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर तो मतलब अभी इसमें 8 सेकेंड्स में फ्रिक्शन ओवरकम हो रहा है, तो उसके बाद वाला बताना है। नहीं देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। ये बताओ कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर 0.5 t का फोर्स लगा रहा हूँ
अभी थोड़ी देर के लिए 0.53 को मतलब बस इतना है कि फोर्स लगा रहे हैं, तो 3 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पहले तो ये सोचो। 4/3 4/3 नहीं, क्योंकि अगर 3 kg तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे वाले पे भी तो फ्रिक्शन लगेगा ही ना, नीचे वाले सरफेस पे, अगर 3 kg तुम्हारा मूव कर रहा है तो नीचे वाले पे 3 kg का तुम FBD बनाओ। हाँ 0.1 t नहीं टी की टर्म में माइनस नहीं, जस्ट अगर मैं मान रहा हूँ मैक्सिमम, यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, F max is 0.2 into 20 that is 4, और यहाँ पर कितना लग सकता है 0.06 into 50, ठीक है 1/3 1/3 5 6 30, तो 3 बन गया ये। तो इसका मैक्सिमम एक्सेल यहाँ पर आगे की ओर 4 और पीछे की ओर 3 तो लगेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इसका क्या हो सकता है 4 minus 3 that is 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन हो सकता है क्या, नो सर नो सर पॉसिबल है, कुछ भी कर लो, क्योंकि अगर एक्सेलेरेट कर रहा होगा तो ये मैक्सिमम लगेगा ही लगेगा 3, हाँ या ना। यस सर अच्छा अब मुझसे पूछा है क्वेश्चन में द सरफेस आर रफ बेस्ड ऑन द above data answer the following question, the relative slipping। अच्छा अगर मेरा 2 kg का एक्सेलरेशन 1/3 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्लिपिंग होगा। यस सर तो 2 kg का FBD बनाओ, 2 kg पे पीछे की ओर 4 लगेगा, आगे की ओर 0.5 t लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन अगर 1/3 या उससे ज्यादा हो गया तो इक्वेशन लिखो, तो 0.5 t minus 4 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 t इक्वल टू 4 + 2/3, और ये बन गया 14/3, और दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 28/3। आंसर क्या दिया, सर यही सर यही है आंसर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या नहीं करना था, करना था। करना था, सिंपल सा था, काफी लेंदी भी नहीं था ये। हाँ प्रथम। सर इसमें आपने जो एक्सेलरेशन लिया जो हाँ ऊपर वाला था 2 kg वाला, किस कौन सा ब्लॉक पे, सर जो अभी आपने ये नीचे वाली दो इक्वेशन लिखी ना सर, उसमें आपने जो 2 kg वाली बॉक्स पे जो इक्वेशन लिखी है उसमें हाँ एक्सेलरेशन आपने 1/3 लिया, वो तो 3 kg का था ना, नहीं या आपने इसका पूरा देखो, सिस्टम लिया था। इसका एक्सेलरेशन देखो 1/3 है, तो अगर मेरा 2 kg वाला जो ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन 1/3 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, 0.33 से 0.34 भी हो गया, तो भी क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग मूव करेगा। यस सर तो मैंने जस्ट लिमिटिंग केस ले लिया वहां पे, कि एक्सेलरेशन में मान लिया कि 1/3 ही है, 1/3 से जस्ट बड़ा, दैट इज 1/3 मान लिया, तो वहां से मुझे टी मिल गया कि इतने टाइम के बाद इसका एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर हमेशा इस क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप से अटेम्प्ट करेंगे कि जो नीचे वाले ब्लॉक है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या है, अगर उससे ज्यादा एक्सेलरेशन तुम दे दो तो स्लिपिंग होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 सबका हुआ या नहीं हुआ, सर वो तो नहीं हुआ। 18 में क्या दिक्कत हो, 18 तुम्हारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है आई थिंक, यस सर फिर क्यों नहीं हुआ यार, दो क्वेश्चन आई थिंक इस पे इसी टाइप का था, 18 टाइप का, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। वो सर जल्दबाजी में मल्टीपल आंसर वाले तो छोड़ ही दिए हैं वो -2 देख के। हाँ सर वो थोड़ा डर लग रहा था। अच्छा चलो एक बार देखते हैं, ये तुम्हारा ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, अच्छा दोनों का मास इक्वल दिया हुआ है, ओके प्रणव ठीक है, आ रहा हूँ उस पर। आर इनिशियली इन कांटेक्ट व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट,
The coefficient of friction between the inclined plane and A are mu1 and mu2 respectively. अच्छा, हम लोग देखे थे ना कि वो कांटेक्ट लूज कब करेगा, मतलब न्यू वन से ज़्यादा रहेगा तो हाँ, अगर हम लोग देखे थे कि अगर न्यू2 ज्यादा रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, तो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। हमने स्टेटमेंट दिया था एक्सेलरेशन ऑफ ए इज g sin थीटा माइनस mu1 g cos थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी दिया था g sin थीटा माइनस mu2 g cos थीटा। अगर mu2 बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कम होगा और दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ए नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो इफ mu2 इज ग्रेटर देन mu1, ऑप्शन बी का बात कर रहे हैं, द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑप्शन बी। मैं इस पे स्लाइड्स दिखा सकता हूँ क्या? सबके पास क्वेश्चन है ना? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी सही है या गलत है? सही है सर। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए? सही है सर। ऑप्शन ए भी सही है, और डी सही है। ऑप्शन ए और बी तो सबको दिख गया ना कि हाँ सही है? सर, डी भी सही अच्छा, है। ओके, इफ mu1 इज ग्रेटर देन mu2, अगर mu1 बड़ा है और mu1 इज ग्रेटर, द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक विल बी, अच्छा, एक में mg cos थीटा mu1 माइनस mu2 और एक में mg cos थीटा mu1 प्लस mu2। ये कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग सिस्टम मान लेंगे दोनों को। मैंने बताया था कि अगर mu1 बड़ा होगा तो दोनों साथ साथ मूव करेगा और एक्सेलरेशन विल बी, नीचे की ओर फोर्स है mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, ऊपर की ओर फोर्स है mu1 g cos थीटा और mu2 g cos थीटा, एक m भी है, अपॉन m प्लस m। तो ये हो गया 2g sin थीटा, m को कैंसिल आउट करो तो 2g sin थीटा माइनस mu1 g cos थीटा माइनस mu2 g cos थीटा अपॉन 2, ये एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब एक्सेलरेशन मिल गया, अब किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना दो। लेट्स से मैं ब्लॉक बी का बना रहा हूँ, तो ब्लॉक बी पे एक नीचे की ओर mg sin थीटा, एक ऊपर की ओर mu2 m2 g cos थीटा, एक नॉर्मल, और इसका एक्सेलरेशन है 2g sin थीटा माइनस mu1 g cos थीटा माइनस mu2 g cos थीटा। एक्सेलरेशन इज 2g sin थीटा माइनस mu1 g cos थीटा माइनस mu2 g cos थीटा अपॉन 2, ये एक्सेलरेशन था। तो इक्वेशन क्या लिखा हमने था? सिस्टम माना है तो फिर m2g क्यों लिखा है सर? m2 किससे आया सर? m2 कहाँ पे? यहाँ m है। नहीं, मैं सिस्टम नहीं माना हूँ, मैं अब ब्लॉक बी का एफबीडी बनाया। सर एक्सेलरेशन में बाई 2 कैसे होगा? बाई 2 में m प्लस m आएगा ना, नीचे में टोटल 2m आएगा ना, सिस्टम जब माना था तो। ओके सर। तो वो 2 एक बच गया। हाँ प्रथमेश। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखो, देखो क्या बन रहा है। मैंने तुमको ये बोला था कि सॉल्व करने के लिए नॉर्मल के लिए mg sin थीटा माइनस mu2 mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये m इंटू ये बनेगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये बन जाएगा mg sin थीटा माइनस mu1 बाई 2 mg cos थीटा माइनस mu2 बाई 2 mg cos थीटा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ले आओ तो देखो क्या सिंपल सा आ गया यार। ये बन जाएगा mu1 बाई 2 mg cos थीटा प्लस mu2 बाई 2 mg cos थीटा माइनस mu2, तो ये आ जाएगा माइनस mu2 बाई 2 mg cos थीटा।
तो म्यू2 और म्यू1 में माइनस का साइन आएगा। ऑप्शन क्या दिया है? सर प्लस है। The contact fluid block will be mg cos theta mu1 minus mu2 mu1 सर plus ए और डी हाँ दोनों सेम है। क्या क्या ए और डी सेम है, बस नहीं 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 यहाँ एक पे में एक माइनस और प्लस है। हाँ 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 तो अपना क्या आ रहा है? अपना तो माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, नॉर्मल को इधर भेजा तो म्यू1 इधर आएगा, ये भी प्लस में आएगा तो बीच में माइनस साइन आएगा। सही बात है। सॉल्यूशन में क्या दिया है, माइनस या प्लस? प्लस में दिया है। 18 क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 18। 18। अरे यार 18 का सॉल्यूशन ही गलत लगा रखा है क्या इसमें? एक मिनट, यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पर पिछले वाले केस में एक्सलेशन सही लिखा ना, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस mu1 mg cos थीटा माइनस mu2 m2g cos थीटा अपॉन 2m। सर ठीक वो है। m प्लस m 2m होगा ना? हाँ तो वो एक ये 2m बना ना, यस सर। तो ये m, ये सारे m को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो 2g sin थीटा माइनस mu1g cos थीटा माइनस mu2g cos थीटा अपॉन 2 बन गया एक्सलेशन। यहाँ तक ठीक है? यस। अच्छा एक बार इधर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा, mu2 mg cos थीटा ऊपर लग रहा होगा, माइनस n इक्वल टू mg sin थीटा माइनस mu1 mg cos थीटा माइनस mu2 mg cos थीटा बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, इक्वल टू n mu1 बाई 2 mg cos थीटा प्लस mu2 बाई 2 mg cos थीटा माइनस mu2 बाई 2 mg cos थीटा। तो माइनस mu2 mg cos थीटा, तो ये बन जाएगा mu1 बाई 2 माइनस mu2 बाई 2 टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। माइनस वाला आएगा आंसर, सी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 18। ठीक है, इसका आंसर मैं चेंज करा देता हूँ, ए बी सी होगा। समझ में आया कैसे प्रोसीड करना है ना? हाँ या ना? नहीं लास्ट वाला लिस्ट। लास्ट वाला नहीं था। देखो हमें किस, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, मतलब मुझे नॉर्मल फोर्स पूछा है बेसिकली। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ए और बी ऑप्शन तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब अगर mu1 बड़ा है mu2 से तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेगा, ये तो ठीक है। अगर mu1 बड़ा है तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेगा ना, तो साथ साथ मूव करेगा तो तुम दोनों को सिस्टम मान लो, तो उस पर देखो दोनों को अगर तुम सिस्टम माने तो क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक इसका mg sin थीटा, एक इसका mg sin थीटा, तो 2 mg sin थीटा फोर्स लगा आगे की तरफ, एक इस पर फ्रिक्शन पीछे mu1 m1g cos थीटा, और एक इस पर फ्रिक्शन पीछे। और कोई फोर्स है क्या? उन दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, एक दूसरे पे कैंसिल आउट हो जाएगा सिस्टम माना है तो नेट फोर्स ये हो गया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर दिया अपॉन 2m कर दिया, तो वो तुमको सिस्टम का एक्सेलरेशन दे दिया। फाइन। अच्छा अब तुम किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, आइदर तुम बी का बनाओ या तुम ए का बनाओ। तो बी का हमने बनाया, तो बी का एक आगे की ओर mg sin थीटा लग रहा है, एक नॉर्मल लगा रहा होगा, बी ए पे नॉर्मल लगा रहा होगा तो ए बी पे नॉर्मल लगा रहा होगा,
एक फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है जो हमने पिछले में कैलकुलेट किया। फाइन। यस सर। तो बस अब इक्वेशन लिखा कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक फोर्स है mg sin थीटा माइनस म्यू टू mg cos थीटा माइनस नॉर्मल। ये बेसिकली ये पूरा टर्म जो है ना दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये वाला टर्म है, ओके सर। ठीक है। तो इसका आंसर वहां पर म्यू1 माइनस म्यू2 वाला आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12। आज अपना क्लास इसमें ही निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, the block of mass 2 kg and 3 kg are placed on what is on the surface area of and coefficient of 0. एक मिनट 12 तुमने डिस्कस किया ना शायद? सर नहीं, उसका एक्चुअल टाइम क्या आएगा वो? अच्छा। In the given figure, the block of mass 2 kg and 3 kg are placed. अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, बस लास्ट वाला पार्ट अलग है ना। The motion of block 2 kg and 3 kg will begin at। अच्छा, तो 2 kg का मोशन कब बिगिन होगा और 3 kg का मोशन कब बिगिन होगा? With respect to क्या पूछा है? The motion of 2 kg and 3 kg block will begin। अच्छा, अब हमारे पास आया था यहाँ पर जो F max था that was 3 और यहाँ पर जो F max था वो 4 था। सही है प्रणव? यस सर। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा जब तुम फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, तो फोर्स जब कम है तब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे। यस सर। तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे होंगे, तो तुमने इस दोनों को सिस्टम मान लिया, तो इस पर पीछे की ओर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? 3। तो 3 kg कब स्टार्ट करेगा? जब 0.5 t इज ग्रेटर देन 3 और t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 सेकेंड। इस पे 3 kg स्टार्ट करेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है? 2 kg कब स्टार्ट करेगा? तो 2 kg हम लोग का 3 kg पे स्लाइड पिछले आगे वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था ना, 28/3 सेकंड पे स्टार्ट करेगा। तो 3 kg 6 सेकंड पे स्टार्ट करेगा स्लाइड करना और 2 kg इतने सेकंड पे स्टार्ट करेगा स्लाइड करना। ये आ जाएगा 9.33 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में जिसको देखा था क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। जो जिनको 3D में दिक्कत है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 20 है और जिनको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में दिक्कत है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 19 है। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसको जिसमें डाउट प्रॉब्लम होता है। थ्री डायरेक्शन में चीजें विजुअलाइज होती हैं या नहीं हो पाती हैं? सर क्वेश्चन 15 एक बार दिखा दो। क्वेश्चन 15। 3 डायमेंशन। हाँ। A solid cube of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface in the xy plane as shown. The friction coefficient between the surface and the cube is 0.4. Okay. अब देखो क्या दिया हुआ है। हो जाती है कभी कभी। ये ऐसा है। ये ऐसा रखा हुआ है। दिस इज y z x. A solid cube of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface in the xy plane.
The friction coefficient between the surface and the cube is 0.4. An external force 12I plus 16J plus 20K is applied on the cube. Okay, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला ये 20K क्या करेगा? आगे की तरफ नहीं ना, K है ऊपर Z डायरेक्शन में, ब्लॉक को नीचे नहीं ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा ना, ऊपर खींचेगा ना Z डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो नीचे दिया, डायरेक्शन नीचे कहाँ दिया है? ओके सर के, हाँ सर समझ गया, ऊपर के वाले का बात कर रहा हूँ। तो देखो इसका मास है 50, मतलब मास है 5, तो नीचे की ओर 50 लगेगा। नीचे की ओर फोर्स अगर मैं ऊपर से देखूं तो इस पर नीचे की ओर, मतलब इस साइड से लेट से देख रहा हूँ, तो नीचे की ओर 50 लग रहा होगा और ऊपर की ओर 20 लग रहा होगा, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 30, राइट? तो F max कितना लग सकता है? 0.4 टाइम्स ऑफ 30, that is 34 जा 120, 12 न्यूटन। राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये Z एक्सिस पे है ना अभी? नहीं Z एक्सिस में नहीं, किधर फ्रिक्शन किधर लगेगा वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, अभी बस मैंने नॉर्मल बताया है। फ्रिक्शन हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है? तो नॉर्मल इज 30, ये सबको क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? यस सर। क्योंकि इधर की ओर फोर्स लग रहा है 12, इधर की ओर फोर्स लग रहा है 16, नहीं उल्टा, ये x दिया हुआ है ना, ये x है, तो इधर की ओर फोर्स लग रहा है 12, इधर की ओर फोर्स लग रहा है 16, ऊपर लग रहा है 20, इसके नीचे लग रहा होगा mg और यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल, तो उस डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू 30, ये आ गया, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज 12। अब देखो इस ब्लॉक के बारे में, इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर मूव करने का होगा? इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर मूव करने का होगा? ऊपर तो नहीं मूव करेगा Z में सर, y एक्सिस के y और x दोनों में होगा ना? यस सर, y और x। हाँ, तो तुम नेट फोर्स निकालो, तो 2 फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर होगा। तो देखो यहाँ पे ये है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि Z एक्सिस में नीचे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर 20 लगा रहे हो, तो नीचे तो नहीं मूव कर सकता ना डेफिनेटली, ठीक है? तो ये ब्लॉक का टेंडेंसी किधर मूव करने का है? नेट फोर्स इधर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 20 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का टेंडेंसी क्या होगा? इस साइड मूव करने का, इन द XY प्लेन एट एन एंगल tan थीटा इक्वल टू 12/16, tan थीटा इक्वल टू 12/16, 12/16 कितना होता है? 3/4, और 3/4 मतलब 37 डिग्री। 37। तो ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर XY प्लेन में ही, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाँ या ना? यस। तो देखो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए है, द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द सरफेस, द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द सरफेस। मुझे बताना क्या है? The friction force on the cube is 10 न्यूटन, नहीं, the friction force acts in the XY plane at an angle 127 डिग्री। तो देखो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 minus 37, 180 minus 37 is 127 नहीं ना, 133, 143, तो 143 डिग्री पे लग रहा है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। आंसर क्या दिया है? ए, जुलाई। क्वेश्चन नंबर क्या था?
सर 15 था सर 15 उसमें का तो आंसर ए सी। 127 दिया है। हाँ सर 127 भी सही दिया था कल देखा अच्छा, तो। एक तो द ब्लॉक स्टार्ट्स, पहला वाला तो सही है। द ब्लॉक स्टार्ट्स इन द एक्स प्लेन विद 127 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो ये एंगल मुझे लेना पड़ेगा ना, ये तो वाई एक्सिस है। मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो ये वाला है, ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इससे मुझे एंगल देखना पड़ेगा। तो मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ, इसमें बहुत अजीब सा हो गया। ये ब्लॉक है, इस पर इधर लग रहा था 16 और इधर लग रहा था 12। ये एक्स एक्सिस वाला है और ये वाई एक्सिस वाला है। तो रिजल्टेंट मेरा कहीं यहाँ था, सच दैट ये एंगल मेरा 37 बन रहा था। तो फ्रिक्शन मेरा इधर लग रहा था। अब देखो, मुझसे ये एंगल पूछ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल कितना होगा? ये 37 है, तो ये भी 37 हो गया, और ये 90 है, तो 127 हो गया, 90 प्लस 2। ओके, एक्स एक्सिस से एंगल पूछा है। सर ये नहीं समझा सर, वो तो रिजल्टेंट का ऑपोजिट हुआ ना सर। हाँ, रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा 20 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स 20 और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 12। मैक्सिमम फ्रिक्शन 12। यस तो सर। तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। स्लाइड करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। यस सर। अच्छा, अब इधर 20 न्यूटन लग रहा है, तो ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा? जिधर मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, तो ब्लॉक Yes, का sir. टेंडेंसी इस डायरेक्शन में स्लाइड करने का होगा। यस सर। मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ जेड एक्सिस की तरफ से, तो इधर स्लाइड करने का होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट। हाँ सर। अब ये एंगल 37, तो ये भी एंगल 37, वर्टिकली अपोजिट। यस सर। तो देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? ओके सर, समझ गया। मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसमें एंगल, हाँ, उसका उसमें एंगल। एंगल, उसका एंगल पूछ रहा था। ओके सर। सर और आप ये जो फोर्थ है वो भी दिखा सकते हो एक बार, उसका फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 15। 15। फोर्थ ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छा बन गया था। ओके, द कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? 12, और नॉर्मल यस कितना सर। था? 30। सर नॉर्मल 30। हाँ सर। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया? 30 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1044। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज अंडर रूट 1000, 10√10। तो कांटेक्ट फोर्स ये गलत हो गया। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन फील आया अच्छे से? हाँ ना? ओके, और कोई डाउट है हाँ इसमें? सर, हो गया ये, सर समझ गया सर। हाँ, सर ये वाले क्वेश्चन में से वो नहीं समझ में आया सर, इमेजिन करके आंसर करते हैं। प्रथम एक बार टेक्स्ट करना, बिल्कुल आवाज नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, 20 भी 3 डायमेंशन में, 19 20। ओके, 19 20 ठीक है, चलो देखते हैं। 19, consider the block arrangement of 3 blocks ABC, mass of each block is 1 kg, the coefficient of friction। अच्छा, समझ नहीं आया। प्रथम नॉर्मल समझ में आया था 30। सर नहीं सर, वो मतलब वहाँ तक किया था मैंने, अच्छा जो अच्छा, आपने चलो तो लास्ट वाली साइड से वहाँ तक। ठीक है, चलो एक बार मैं तुमको इसी एफबीटी पे बताता हूँ। ये वाले एफबीटी पे समझाना आसान है। तो मेरे ब्लॉक मानो, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
और जो z एक्सिस है ना वो बाहर की ओर आ रहा है, लेट्स से आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, मैं उसको 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फाइन, z एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, पॉजिटिव z। अब देखो पॉजिटिव z में कितना फोर्स लग रहा है? सर ये कौन सा 20 क्वेश्चन है? वही 15 ही बता रहा हूँ फिर से। ऊपर की ओर 20 लग रहा है यस और सर, नीचे अंदर की ओर कितना लग रहा है? mg, यस सर, दैट इज 50। और ऊपर की ओर एक और फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल, राइट? 30। हाँ, तो नॉर्मल और 20 दो ऊपर लग रहा है और 50 नीचे लग रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक ऊपर तो नहीं मूव करने वाला है दैट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि नीचे Yes, 50 है और नीचे भी नहीं जाने वाला है। तो हम लोग यहाँ से लिख दिया नॉर्मल इक्वल टू 30, और जैसे ही नॉर्मल 30 आया हमने एफ मैक्स निकाल लिया, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एन, दैट इज 0.4 into 30, दैट इज 12। फाइन। यस सर। अच्छा, अब मुझे फ्रिक्शन पता चल गया। अब मेरा z डायरेक्शन का काम हो गया। अब x और y पे आते हैं। तो x में तुमको दिया हुआ है, कौन सा था क्वेश्चन? 15 था ना। x में तुमको दिया हुआ है 12y, इधर की ओर फोर्स जो है दैट इज 12, और इधर की ओर फोर्स है 16। ये दो फोर्स लग रहा है, तो मैं इफेक्टिवली बोल सकता हूँ कि इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर लग रहा है 12 और 16 के कारण। यस सर, ये 12 लग रहा है, तो मैं इफेक्टिव फोर्स ये बोल सकता हूँ। सो दिस एंगल विल बी tan थीटा इक्वल टू 12/16, है ना? और इस सर ठीक है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दैट इज 20 न्यूटन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 12 न्यूटन। तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एंड फ्रिक्शन इज दिस विल बी 123। सर वो एंगल कितना बताया आपने लास्ट में? ये 37 है ना, यस तो ये भी सर, 37 होगा, यस सर, और ये 90 है, तो 37 प्लस 90 इज 127 डिग्री। ओके सर। और सर अगर उसमें वो बोलता कि मतलब कितने फोर्स से चले तो सर वो 20 माइनस 12 कर देते। हाँ, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो 20 माइनस 12 बाई 5, दैट इज 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन पूछता तो। ओके सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19। आज अरशद सर 7:15 पे स्टार्ट करेंगे। मैं 7 o'clock तक छोड़ दूंगा। Consider the arrangement shown in of 3 blocks ABC. Mass of each block is 1 kg. The coefficient of friction in any 2 block is 0.2, 0.2, 0.2, and there is no friction. यहाँ पर स्मूथ है। ठीक है। Find the minimum value of F in which for the sliding occurs at all the surface. सारे सरफेस पे स्लाइडिंग होने लगे। तो यहाँ पर अगर मैं F फोर्स से खींचूंगा तो किस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? हाँ, पहले ए वाले पे सोचो। सर बी पे पीछे की ओर ऊपर वाले सरफेस पे 0.2 लगेगा, 0.2 न्यूटन। एक मिनट इस वाले पे सबसे पहले देख लेते हैं, तीनों का मास इक्वल दिया है ना। हाँ, इस पर जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 0.2 into 10, दैट इज 2, और यहाँ पर जो मैक्सिमम लग सकता है दैट इज 0.2 into 20, दैट इज 4 न्यूटन। हाँ, अब बताओ बी पे। बी का तो हम लोग बोल सकते हैं ना दोनों। बी पे आगे फोर्स लग रहा है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे वाले पे, सर लेफ्ट में। लेफ्ट में। सॉरी, ये तो राइट में बना दिया। लेफ्ट में, और ऊपर वाले पे सर वो भी लेफ्ट। वो भी लेफ्ट।
वो भी लेफ्ट पे होगा। सर फोर्स लगातार जारी रहती पहले सर। पहले एक बार सिचुएशन सोचो, कौन किधर। क्वेश्चन में लिखा है फॉर विच स्लाइडिंग ऑकर एट ऑल सरफेस, सारे सरफेस पे स्लाइडिंग होना चाहिए, तो कौन सा ब्लॉक किधर मूव करेगा, पहले तो ये सोचो। बी तो डेफिनेटली आगे मूव करने वाला है। ए और सी में सोचो, ए पीछे मूव करेगा या सी पीछे मूव करेगा। सर ए आगे मूव करेगा, ए आगे मूव करेगा बी के साथ, और सी सर सी सर पीछे सी मूव करेगा। सी पीछे मूव करेगा। यस सर। बट ये सोचो कि ए पर जो आगे फोर्स लग सकता है वो मैक्सिमम 2 न्यूटन हो सकता है, लेकिन Yes, सी sir. पर जो आगे फोर्स लग सकता है वो मैक्सिमम 4 न्यूटन हो सकता है। चमका, कहाँ से सीख गया प्रथम चमका? सर अनुज सर ने बोलते। हमारे घर में कोई IIT BHU से है? नहीं नहीं सर, अनुज सर बोलते हैं सर। अच्छा, अनुज सर बोलते हैं, ओके। ये चमका वर्ड भी एक IIT से, आई थिंक IIT दिल्ली का है शायद चमका। सर मेरे को तो 10th में कोई तो एलन के टीचर ने पढ़ाया था केमिस्ट्री के, उन्होंने ऐसे बोलते थे चमका क्या। हाँ, वो एक्चुअली जैसे कुछ कुछ वर्ड ना किसी किसी पर्टिकुलर IIT का है, जैसे हमारे IIT का है चापो। चापो मीन्स इट्स लाइक अगर तुम किसी सीनियर से मिल रहे हो तो चापो मतलब वो तुमको कैंटीन में जाके कुछ खिलाएंगे। सर क्या? ऐसे ऐसे कुछ कुछ टर्म था बहुत सारे। मिलेंगे फिर डिस्कस करेंगे कभी। चापो CHAPO, चापो इज चाय प्लस समथिंग। सर मेरे को लगा कॉपी का कुछ होगा चापो। नहीं। हाँ, अब बताओ कौन ब्लॉक किधर मूव करेगा? सर सी बी के साथ मूव करेगा और ए पीछे मूव करेगा। सी बी के साथ मूव करेगा और ए पीछे मूव करे, ठीक है। तो सी बी के साथ, तो सी पर तो अब बी फिर भी आगे मूव कर रहा होगा सी से ज्यादा फास्टर रेट से। यस सर। तो बी पर आगे F, पीछे 4, सी पर आगे 4, पीछे T, और ए पे सर ए पे पीछे की ओर टी और राइट की तरफ 2। राइट की तरफ 2। हाँ सर। हाँ वो की हाँ, तरफ, राइट की तरफ 2, और सर बी पे लेफ्ट की तरफ 2। बी पे लेफ्ट की तरफ 2, ठीक है। अब क्या किया जाए? सर इक्वेशंस। इक्वेशन बनाओ। अगर ए का एक्सलेशन पीछे है ए, तो इसका एक्सलेशन ए आगे होगा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? या फिर ए और सी को ना खोल दो, ओपन कर दो, तो कुछ फर्क पड़ेगा। 4 - 2 = 2a बनेगा, तो a 1 आ जाएगा आई थिंक। सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। सी पे लिखोगे इक्वेशन तो क्या आएगा? 4 - t = 1a, और ए पे लिखोगे तो t 1 माइनस, आ रहा है। अच्छा t - 2 = 1a, दोनों को ऐड कर दो, 2 = 2a, a आ गया 1। जैसे ही a 1 आया, इसका मतलब क्या है? इससे हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? इससे हम लोग बोल मास सकते इनटू हैं कि एक्सीलरेशन। हाँ, अब F का एक्सेलरेशन, सॉरी B के एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? अगर मेरा C जो है वो 1 से मूव कर रहा है, नहीं पता, टाइम तो कुछ पूछ ही नहीं रहा ना क्वेश्चन में। टेंशन। अच्छा, टेंशन, ठीक है, टेंशन 3 आ गया, लेकिन टेंशन हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है F का वैल्यू।
कैपिटल एफ। लो क्वेश्चन का लास्ट वाला टर्म क्या था? क्वेश्चन नंबर 19 ना, एक मिनट। लास्ट वाला वर्डिंग है फाइंड द मिनिमम एफ फॉर विच स्लाइडिंग ऑकर एट ऑल सरफेस। इसका मतलब है कि अगर सी मेरा 1 से जा रहा है तो बी को क्या होगा, 1 से ज्यादा से जाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? बी का एक्सेलरेशन 1 या 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो मैं जस्ट स्लाइडिंग के लिए बी का एक्सेलरेशन 1 मान लेता हूँ। तो F minus 6 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू 7 न्यूटन। क्या दिया आंसर? 19। सर नहीं सर, ये मुझे आ गया था। अच्छा, ये आ गया था। हाँ सर, देखो सर ये वाला याद है। ओके, ये क्वेश्चन फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करने का। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था कि नहीं करना था? करना था सर। करना था, बस थोड़ा ध्यान से करना था, इजी था। आई थिंक इस टेस्ट, अगर तुम टेस्ट को सही से सॉल्व करो ना तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ये वाले पेपर को। सर एक बार 16 वाला बता सकते हो? 16, हाँ। सर उसमें फ्रिक्शन वगैरह बस डायरेक्शन पता चल गया तो फिर बाकी का हो जाएगा सर। Okay, 3 blocks of masses M1, M2, M3 are kept on the other on a smooth surface. There is a friction between each block. Each of the 3 blocks are there is a friction between the blocks. अच्छा, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। Then the incorrect statement is R. नहीं, ये तो मैं नहीं बता रहा। एक बार फिर से सोचो प्रथमेश, पहले F max निकालना। देखो F सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? सबसे फास्ट कौन जाएगा? सबसे फास्ट कौन जाने वाला है? सर M1। M1? यस सर। श्योर? डाउट? प्रणव डाउट, अच्छा 8 डाउट। सबसे ज्यादा किसका होगा? एक मिनट। एक मिनट, क्या? जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट। हाँ प्रथमेश, यहाँ देखो, इस पर जो फ्रिक्शन लग सकता है दैट इज म्यू एम जी। यस सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग सकता है दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ 2mg। मैं डायरेक्शन नहीं, मैं मैग्नीट्यूड की बस बात कर रहा हूँ। ओके, अब F तुम इस पर लगा रहे हो, और F तुम इस पर भी लगा रहे हो, और F इस पर भी लगा रहे हो। यस सर। सर इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, अब देखो अब क्या हो सकता है, इसको मैं इधर हटाता हूँ तो मैं म्यू एम जी और म्यू टाइम्स ऑफ
2 mg। अब देखो एक एक करके, ये वाला सरफेस स्मूथ है, नीचे वाला, ठीक है, तीनों का मास इक्वल है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या था, सर 16। 16, 12, 13, 14, 15, 16। सर ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया है, मास इक्वल है या अच्छा, मास फोर्स मासेस इक्वल का है। इक्वल नहीं दिया है, Yes, F1 sir, F2 मास F3 तो भी, मतलब फोर्स भी इक्वल इक्वल नहीं नहीं है। दिया, ठीक है। तो मुझे ईच पेयर ऑफ ब्लॉक इज 0, ओके ठीक है। अब देखो इसका इसका मैं एक्सलेशन क्या लिख सकता हूँ, लेट्स से ये आगे मूव करने का टेंडेंसी है, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो मैं इसका एक्सलेशन बोल सकता हूँ F1 माइनस μ1 m1g अपॉन m1, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं इस पर फ्रिक्शन पीछे बोला हूँ तो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, आगे लगेगा। यस सर। ठीक है, और इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा तो इस पर देखो, इस पर दो फोर्स हो गया आगे, सर एक फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन तो लेट्स से इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा μ2 टाइम्स ऑफ 2 mg। m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि मास अलग अलग, मास इक्वल नहीं बोला है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा F2 प्लस म्यू m1g माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2a, और फिर इस पर फ्रिक्शन आगे म्यू m1 प्लस m2 g, और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, इसका एक्सलेशन हो जाएगा, एक्सलेशन ऑफ c इज f3 प्लस μ2 m1 प्लस m2 g अपॉन m3। एक मिनट, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है? सर मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट है। तो एक तो जैसे मुझे ऑप्शन बी जो है वो डायरेक्टली दिख रहा है, ऑप्शन बी एक बार देखो। सर ऑप्शन भी रॉन्ग है। सर उसमें सर क्या ए और सी राइट दिए। हाँ सर, उसमें पर ऑप्शन, मैंने भी बी किया था, बी और सी किए थे सर, पर बी रॉन्ग आया तो फिर -2 है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16, if f1 by m1 is equals to f2 by m2, then the frictional force acting between each pair of block is 0, between each pair of block is 0। हाँ तो सही है ना प्रथमेश, क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं, ऊपर में स्टेटमेंट पढ़ो क्या पूछा है, as shown then incorrect statement is r, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन बी तो सही है, समझ गए सर। समझ क्या ना, हाँ ठीक सर, है। समझ गए। और ऑप्शन ऑप्शन अगर ऑप्शन डी भी अपना वही है, अगर नहीं तो ऑप्शन ए और सी गलत है, तो आंसर ए और सी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यार ये क्वेश्चन करना था यार, ये क्वेश्चन फ्री का मार्क्स दे रहा था, हाँ या ना? सर किया, -2 मिल गए। हाँ तो तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, जब भी ऐसा रहे ना कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट वर्ड यूज किया है तो सबसे पहले उसको हाईलाइट करने का, ओके बहुत ज्यादा चांस है उसको गलत होने का, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हाईलाइट करो। ओके सर। 20 and 8 प्रणव 20 एक बार खुद से ट्राई करना, वो डायरेक्शन का है, सर 3 किया था डायमेंशन लेकिन में। वो यू और यू ज़ीरो लिया तो टाइम कुछ अलग ही आया सर वो। अच्छा एक मिनट, 3 blocks ABC of different densities and masses are shown in the figure, placed over given the position block placed in over vertical line are made to move towards a block placed in one vertical line and move towards right with the same velocity as same speed. Find the time taken by the upper block so to slide down the middle block। अच्छा, इसका मास m है, इसका मास m/2 है, इसका भी मास m है, सबको मैंने v स्पीड दिया, ठीक है, और लेट्स से ये स्मूथ पे रखा हुआ है,
ये स्मूथ पे रखा हुआ है ना, हाँ नहीं इस पे इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका भी म्यू है। फाइंड द टाइम बाय द अपर ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द मिडिल ब्लॉक। अच्छा इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा फिगर दिया है इसका मतलब क्या है कि ए ऐसे आगे जाके गिरने वाला है बी के, हाँ है ना? ठीक है प्रणव, इसका मतलब कि ए आगे मूव करेगा कंपेयर टू बी, ये ए है ये बी है ये सी है, ए आगे मूव करेगा तो ए पे फ्रिक्शन पीछे लगने वाला है और बी पे फ्रिक्शन आगे लगने वाला है, राइट? यस सर। अच्छा अब बी और सी के बीच का फ्रिक्शन का बात करो तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू बाई 4 mg, म्यू बाई 4 mg, म्यू बाई 4 mg। बी और सी के बीच का फ्रिक्शन किधर लगेगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द अपर ब्लॉक टू स्लाइड। अच्छा इसको इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगने वाला है बॉटम मोस्ट पे, है ना? फ्रिक्शन काफी ज्यादा लगने वाला है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ा है और मास भी बढ़ गया है, 5m/2 हो गया है, तो म्यू टाइम्स ऑफ 5m/2 इंटू जी लगने वाला है, ठीक है? यस तो इस पर जो है यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, दैट इज म्यू बाई 2 इंटू 3m/2 जी, म्यू बाई 2 इंटू 3m/2 इंटू जी, और इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा कितना, म्यू बाई 2 इंटू, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार सोचो ध्यान से, यहाँ तक सही है? ठीक है ना? यस सर। अच्छा अब देखो अब सी का जो एक्सेलरेशन होगा, सी पर आगे की ओर फोर्स म्यू म्यू एम जी बाई 4 लग रहा है और पीछे की ओर 3 म्यू एम जी बाई 4 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 3 म्यू एम जी बाई 4 माइनस म्यू एम जी बाई 4, दैट इज 2 म्यू एम जी बाई 4, मतलब इस पर नेट फोर्स पीछे की ओर म्यू एम जी बाई 2 लग रहा है, राइट? यस सर। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका मास है m/2, इसका जो एक्सेलरेशन होगा म्यू एम जी बाई 4 था या म्यू एम जी बाई 2 था? म्यू एम जी बाई 2 था, तो इसका एक्सेलरेशन होगा म्यू एम जी बाई 2 अपॉन m/2, फाइन। ओके सर। इसका एक्सेलरेशन म्यू जी होगा और इसका मास m दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू जी बाई 4, ठीक है प्रथम? अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि रिलेटिव में, इनिशियल रिलेटिव में सॉल्व करो, तो इनिशियल स्पीड दे दो, एक्सेलरेशन इज, इसका म्यू जी बाई 4, इसका म्यू जी, तो 3 म्यू जी बाई 4, डिस्टेंस इज l बाई 4, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? l बाई 4, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है? सही है प्रणव? यस सर। और कौन सा था? 20 ना, 20 में 20 यार एक बार देखो उसका वो ना किस किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और उसका फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन तुम्हारा एक्स या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में नहीं लगेगा, कोई एंगल पर लग रहा होगा अगेन, जैसा अपना वो वाला क्वेश्चन था ना, वो ब्लॉक वाला, यस सर। उस तरह का ही क्वेश्चन है। मतलब ब्लॉक कुछ अलग सा मोशन हो रहा है, उसको एक बार फिर से देखो 3 डायमेंशन में, वो वाला क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना जो अपना ब्लॉक वाला था, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर हो जाएगा। सर वो लास्ट में आपने क्या किया वो एक बार दिखा सकते हो वापस? थोड़ा कनेक्टिविटी का issue। रिलेटिव में मैंने सॉल्व कर दिया।
ओके सर। ओके प्रणव, एक बार वो ट्राई करना, मतलब ये सॉल्व करके, फिर उसके बाद अगर नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे क्लास, उसके बाद इन में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ओके सर। ठीक है? ओके, आज की क्लास, आज के और ठीक है, चलो अब नेक्स्ट